GTV में मुजाहिर बल्वी एक बार फिर मुजाहिर बल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और अमेरिकन्स की हालिया दिनों में एक नहीं कई हवाले से दिलचस्पी कह लें या तहफ़्फ़ुज़ात कह लें या नाराज़गी कह लें नज़र आती है। जो गैस लाइन ईरान से आ रही थी उस बारे में तो वाज़ेह दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा था कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं और हमारे वज़ीर दफ़ा का था। और आज महकमा ख़ारजा ने के तर्जुमान ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत हम नहीं कर सकते। जी उन बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ये भी उन्होंने कहा कि ये हमारी आज नहीं पुरानी पॉलिसी है। और उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के हवाले से कहा कि हमारे ख़दशात वाज़ेह और मुस्तकिल हैं और अमेरिका ने हम पर जो दीगर पाबंदियाँ लगाई हैं और इक़दाम किए हैं उसका भी सिलसिला जारी है। फिर बहुत ही स्पेसिफिकली दफ्तर महकमा ख़ारजा ने कहा कि चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शाहीन 3 रॉकेट मोटर्स की जांच पड़ताल की ख़रीदारी में पाकिस्तान के साथ कायम किया। तो मैंने कहा ना जैसे कि आपको अमरीकी महकमा ख़ारजा सिपेक के हवाले से भी उनका बड़ा दो टोक बयान आया था और अभी कुछ महीना एक हो गया जिसमें उन्होंने कहा था सिपेक के हवाले से कि चीन पास्ट है, अमेरिका फ्यूचर है। दुनिया के किसी भी मुल्क को मिसाइल हों या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास तौर जब इंडिया मौजूद हो इस बात का हासिल है कि वो ये करे। लेकिन आपने देखा हुआ कि चाहे ईरानी ज़ात से ताल्लुक़ात हों या और मामलात हों अमेरिकन खुल के इसका इज़हार करते हैं। अमेरिका में वाशिंगटन में अमेरिका में हमारे साबिक़ सफ़ीर बड़े सीनियर सीजनड सफारतकार और अब तो बड़ी बाकायदगी से लिख भी रहे हैं। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं। साहब जो एक सुपर पावर का जो एक तस्वुर था और अमेरिका का जो गॉडफादर का किरदार था और बहरहाल माजी में सीटो सेंटो से लेकर हम उसमें बड़े आसानी बड़े उसके वफादारी से उनके अहकामात के ताबे भी रहे। अफगान वॉर के बाद तो आपको इतना इल्म ही है कि बिल्कुल ही हम उनकी क्या कहते हैं स्टेट बन चुके थे। लेकिन कुछ वो तो नहीं रहा सुपर पावर वाला मामला अमेरिका का। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी जैसे ये ईरानी गैस पाइपलाइन उस पर उन्होंने क्या कहा नहीं साहब आप नहीं बना सकते। सिपेक उसके बारे में वादे कह दिया। अब बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से कह रहे हैं। तो आप तो वहाँ रहे हैं, क्या ये वाशिंगटन का रवैया दीगर ममालिक के बारे में भी ऐसे ही जारहाना अहकमाना होता है? जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। जब आपका पैगाम आया तो मैं ना कह सका, अगरचे मेरे इस वक्त कुछ मेहमान आए हैं। मैं आपका सवाल का जवाब दो नुकात पर दूंगा। पहला तो ये है कि जो दुनिया जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें सर्द जंग भी थी, अफगान जिहाद भी था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी थी, उस दुनिया में और आज की दुनिया में एक नुमाया फ़र्क ये आ गया है कि अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर नहीं रहा और अब दूसरी कुव्वतें भी मैदान में आ गई हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जैसे बहुत सारे ममालिक इस शशोपंज में हैं कि हम चीन के साथ खड़े हों जहां इक्तिसादी फवायद हैं, या अमेरिका के साथ जो खुद एक गिरती ताकत है। वो कहते रहें कि वो मुस्तकबिल है, उन्हें नज़र तो नहीं आ रहा अभी एकदम से वो गिरेंगे भी नहीं, लेकिन ये उनका ये कहना कि अब सारी कुव्वत का मंबा वो है, ये नहीं होगा। अब तो और बहुत सारी, सिर्फ चीन ही नहीं और भी बहुत सारी कुव्वतें अपनी जगह ले रही हैं। तो अब तो यूनिलैटरलिज्म का दौर ही नहीं रहा, यूनिपोलर का दौर नहीं रहा, अब मल्टीपोलर का दौर है। तो पाकिस्तान को चीन समेत तमाम ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना ना सिर्फ उसका हक है बल्कि वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद भी है। तो चुनांचे वो जो दौर था जिसमें पाकिस्तान मनो अन अमेरिका के कैंप में चला गया था, अब वो दौर वापस नहीं आ सकता। ताहम अमेरिका में है कि शायद पाकिस्तान चीनी कैंप में जा चुका है और इसलिए वो हमारे साथ हमारे खिलाफ तरजीही सलूक करते हैं। और हिंदुस्तान जिसको वो चीन के लिए एक काउंटर फोर्स, एक काउंटर बैलेंस
के तौर पर तैयार कर रहे हैं, उनके साथ तरजीही सलूक, मनफी मुस्बत सलूक कर रहे हैं। तो ये उस वजह से पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात के उस दौर में से गुजर रहा है जहां वो ये समझते हैं कि अब हमें चीन के साथ जो है नहीं होना चाहिए और उनको हमें उनसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान राजी नहीं हो रहा और इसलिए वो ये सारे इकदाम करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह। भाई अगर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए चीन से नहीं, आप फिर दे दीजिए हमें, क्योंकि हमें हक तो है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी अगर जारियत के खिलाफ कोई बनाना चाहें अपनी इस्तात, तो कहीं से तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो आप वो भी नहीं करते, गोया लेकिन चौधरी साहब एक वजह ये भी है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़ी गहरी नज़र है कि ख़ारजा ताल्लुकात के हवाले से वही मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड दे सकते हैं जो माशी तौर पर मुस्तहकम भी हों। जब आप खुद ये कहते हैं कि हम IMF के पास हमें बार बार नाक रगड़ने के लिए जाना पड़ता है, और आपको भी इल्म है कि IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे जब हमें इमदाद देते हैं तो उसमें अमेरिका की खुशनुदी बल्कि बालादस्ती और कोई ना कोई बहुत अहम किरदार होता है। और डिस्पाइट उसके कि चाइना ने हमें $30 बिलियन 10 साल में दिए, लेकिन उसमें भी सॉरी टू से ऐसा लगा कि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से। मैं उसकी तफसील में अब नहीं जाऊंगा। तो एक सबब ये भी है ना कि जो फिर ये गैस पाइपलाइन वाला जो मामला है जो हम लोग नहीं कर सके, और ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, कहता है जी $18.5 बिलियन हैं। तो इसमें ज़रा थोड़ी सी हमें अपने भी गौर करना चाहिए कि हम क्यों हमारे यहाँ जो पिछले 3 साल से गैर यकीनी सी सूरत हाल है, मुस्तहकम सूरत हाल नहीं है, और ख़ास तौर पर ख़ारजा महाज पर, तो इससे भी तो फिर अमेरिकन, तो आपको तो इल्म है उनका, वाशिंगटन को किस तरह सूंघते हैं, देखते हैं। जी देखिए रेलवी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक पाकिस्तान में दाखिली मामलात सीधे नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम, इक्तसादी नशोनुमा और रेट ऑफ द स्टेट नहीं होगी, तो आप खारजा ताल्लुकात को भूल जाइए, क्योंकि खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी से मुतसिल है। अगर आपके दाखिली हालात मखदूश होंगे तो आपकी खारजा पॉलिसी श्रिंक कर जाएगी चॉइसेस, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि दाखिला पॉलिसी में दाखिली तौर पर कमज़ोर होने का ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश ना करे और पाकिस्तान माजी में दोहराई हुई पॉलिसियों के दोबारा करे। देखिए मैंने इस पे बारहा लिखा भी है, बोला भी है कि नंबर 1, पाकिस्तान को सबसे पहले अपने घर को सीधा करना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान को सारी ताकतों के साथ, सारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए ख्वाहिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप ये दोनों काम नहीं करेंगे और साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, आपकी खारजा पॉलिसी में वो तासीर नहीं आएगी और आपकी आवाज़ में भी वो वज़न नहीं आएगा जिसकी हम सारे ख्वाहिश रखते हैं। इस वक्त तो यही आलम है कि पाकिस्तान के हमसाए भी हमसे खफा हैं और बड़ी ताकतों के साथ भी हमारे कोई इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इसकी तमाम तर वजह दाखिली हालात हैं। दाखिली हालात अगर आप सीधा नहीं करेंगे, जब आप दूसरों से जाके पैसे मांगते नजर आएंगे तो दूसरे कैसे आपकी वो इज्जत कर सकते हैं। तो ये एक अटल हकीकत है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन मैं बारहार ये कह चुका हूँ अपने मुख्तलिफ कॉलम्स में भी और वैसे भी तकरीरों में भी, लेक्चर्स में भी, कि अपने घर को संवारिए, अपने घर को बेहतर कीजिए, दुनिया खुद बहुत अपनी तरतीब आपके लिए सीधी कर लेगी। अब ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हुआ। और दूसरे सॉरी टू से कि अमेरिकन्स का जो एक सुपर पावर ना होते हुए भी जो उनका इन्फ्लुएंस है बोथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सतह पे मौजूद है, और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि चीन अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के बावजूद बहरहाल वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रीजन में नहीं इस्तेमाल कर पाया अब तक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं।
उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है कि सोवियत यूनियन ने गो के सुपर पावर नहीं रहा, उसका रिवाइवल हुआ। और आज हमारे यहाँ जैसे रूसी नायब वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर प्यूटन साहब जिस तरीके से उनके यहाँ वापसी हुई है, तो इसलिए आप और हमारे यहाँ कुछ एक रिजर्वेशन, मुझे नहीं पता कि जब आप फॉरेन ऑफिस में थे और अमेरिका में सफ़ीर रहे क्या, लेकिन एक रिवायती तौर पर रूस के बारे में एक हमारी सोच रही है। और मेरी बहुत ही एज तालिब इल्म की ये राय है कि अगर अमेरिकन्स को आपको कन्फर्ट करना है तो चाइना के मुकाबले में सोवियत यूनियन अब ज़्यादा आपको हौसला भी देगा, शायद अब इकनॉमिक या तेल वेल भी दे रहे हैं और एतबार से भी, यानी प्यूटन साहब एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़े भारी भरकम लीडर की हैसियत से सामने आए हैं। जी देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि अभी मैं नीचे पढ़ रहा था, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, मैं ये कह रहा था वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। देखिए उसकी वजह ये कि और ताकतें भी मजीद आ रही हैं और ये अमेरिका को भी इसका इदराक है। अब हमारे लिए जो चैलेंज है, दाखिला हालात के अलावा बात कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या हम चीन के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाएं, तो फिर जो अमेरिका के साथ हमारी तजारत है, हमारी सरमायाकारी है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, हमारे फिजिशियंस जाते हैं, हमारा डायस्पोरा है, हमारी आईटी एक्सपर्ट्स हैं सिलिकॉन वैली के साथ जुड़े हुए, तो क्या करेंगे? और अगर हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ जुड़ जाएं तो चीन, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमें सपोर्ट किया, कभी दाखिली मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, उस वक्त में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर अरूज पर थी। तो चुनाचे पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है, मैं ये बरमला कहता रहा हूँ कि आप दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखें अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए। और मैं आपको बताऊं कि चीन को ने तो पहले ही कह दिया है कि अमेरिका के साथ जो आप ताल्लुकात अच्छे करेंगे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अमेरिका भी इस बात का इतराफ़ करेगा कि पाकिस्तान को यह हक है कि अगर पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है उसमें तो वो फ़ायदा, लेकिन अभी तो नहीं कहता, अभी तो वो नहीं कहता, बल्कि आपने तो शायद जब हमें $101 मिलियन दे रहे थे अभी कांग्रेस में, तो वहाँ सवाल हुआ कि जो सिपेक है और चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में, जो गालिबन सफारती ज़बान नहीं होती, उन्होंने कहा चाइना पास्ट है, फ्यूचर अमरीका है। उनका तो ये रवैया है, चीन का तो ये है, लेकिन अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में ये कहा। जी देखिए, वो जो मर्जी कहें, उनका अपना ये हक है, और मैं समझता हूँ कि वो 100 मिलियन या जितनी भी इमदाद है, मेरे ख्याल में हमें आनी ही नहीं चाहिए। ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसी को तबाह कर दिया है। हम हर वक्त अब हम इमदाद के मुंतजर रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ डॉलर आ जाएं तो हमारे कुछ अगला दिन भी चढ़े। मेरे ख्याल में अपने पाँव पे खड़े होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस किस्म की इमदाद का अब मुंतज़िर ना रहो। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ख़राब होना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और उसने हमें बड़े फ़वाइद दिए हैं। खुसूसन पाकिस्तान के ज़िंदगी जब शुरू की थी हमने 1947 के बाद, तो ये सबसे वाहिद उम्मीद हमें नज़र आई थी उस वक्त, और इसने वाकई बड़ी मदद की। तो ये तासुर बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां आपके मफादात हों, वो आपको अपने तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने का हक होना चाहिए, और ये सारे कर रहे हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। चीन के अमेरिका के साथ इतना मुसाबका है, राइवलरी है बाकायदा, लेकिन इक्तिसादी ताल्लुकात जोरदार हैं, चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, लेकिन हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के चीन के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, कशीदा भी रहे हैं, अब थोड़ी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कशीदगी अरूज पर थी तब भी उन्होंने अपनी इक्तिसाद और अपनी जो सरमायाकारी थी और तजारत थी वो चीन से जुदा नहीं की। ये उसको हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। देखें, छोटी मोटी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तमाम मुल्कों का हक है और वही उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। ये मेरा इस्तदलाल रहा है हमारी हुकूमत के साथ भी कि दोनों मुमालिक, बल्कि रूस समेत तमाम बड़ी ताकतों के साथ आप ताल्लुकात रखिए, अपने इक्तिसादी मफादात को मद्देनजर रखते हुए उनके मफादात की बुना पर उनके कोई हलीफ या इत्तेहादी मत बनिए। ये हमें पुराना माजी का तजर्बा रहा है, इसका हमें फायदा नहीं होगा। ये मेरा इस्तदलाल है जी।
शुक्रिया मोहतरम एजाज चौधरी साहब, बड़े सीनियर सीजन सफारतकार और खासतौर में सफ़ीर रहे और बड़ी गहरी नज़र है जिसका आपने अंदाज़ा लगाया होगा। खासे अरसे बाद गालिबन रूस का एक बहुत अहम शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान में है, बाहमी तिजारत सकाफ़त के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और फिर जो शंघाई कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होने जा रही है उसमें भी रशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। रूसी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, और फिर आपको इल्म है कि अक्टूबर में उनके शंघाई कॉन्फ्रेंस में उनके प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। कई एतबार से अहमियत का हामिल है कि इस लेवल की पावरफुल पर्सनैलिटी पाकिस्तान आई। अभी थोड़ी देर पहले हमारे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू भी हो रही थी। हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ख़ास तौर पर सिफारतकारी पर गहरी नज़र रखते हैं मतीन हैदर साहब हैं। शुक्रिया मतीन। वो गुफ्तगू या जो हुई होगी या जो कुछ आपने हमने स्क्रीनों पे देखा होगा, लेकिन आप इसके साथ साथ अगर आप गौर कीजिए उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि आज जो अमेरिका के फ़ौरन महकमा ख़ारजा का जो स्टेटमेंट सामने आया, यानी ठीक उस दिन जिस वक्त रूसी वज़ीर आज़म मौजूद थे। तो ये तो आपको भी इल्म है, आप कवर करते रहे हैं कि जो हम जब दोनों रहनुमा सामने आते हैं, जैसे रूसी वज़ीर आज़म और इसहाक डार साहब आए, तो रिवायती तौर पर होता है कि हम माशी ताल्लुकात बेहतर करेंगे, सकाफ़ती महाज पर हम ये करेंगे और होंगे। लेकिन आपको ये जो रीजन में पूरी सूरत हाल होती है, और यकीनन वो सफारतकारी इसकी इजाज़त भी नहीं देता, आप इस एतबार से कितनी अहमियत देते हैं इस वक्त रूसी नायब वज़ीर आज़म की आमद को? बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इस वक्त इन हालात के तनाज़ुर में ये गैर मामूली दौरा है रूसी नायब वज़ीर आज़म का, और तीन अहम चीज़ें इसमें जो आपके प्रोग्राम में मैं शेयर कर दूं। एक तो पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और रूस ने इस पे आमादगी जाहिर की है, और ब्रिक्स का इजलास जो है वो बहुत जल्द जो है वो कज़ान में होने जा रहा है। तो अब SCO के बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जाएगी, क्योंकि रशिया के इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी अहम चीज़ बरेलवी साहब, पाकिस्तान और रूस बार्टर ट्रेड के ऊपर इत्तफाक कर लिया आज इन्होंने। कल यही मामला डिप्टी रशियन प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मामला डिस्कस करेंगे। कल भी उनकी इस्लामाबाद में मसरूफियत है, सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। और तीसरी अहम चीज़ है, पाकिस्तान रूस से बड़ी मकदार में तेल, चूँकि रशियन ऑयल जो है सस्ता है और उसके साथ LNG एनर्जी में इस वक्त पाकिस्तान डेफिशिएंट है, यानी पाकिस्तान को एनर्जी की शदीद ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सस्ते तेल की और गैस की, जो पाकिस्तान की सनती और माशी तरक्की के लिए। मतीन, यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो थोड़ा सा मैं फिर भी गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जैसे आपको इल्म है कि जब चाइना के हवाले से तो रोक अल्फाज में अमेरिकन ने कहा था ना, जब सवाल हुआ था कि डोनाल्ड लू से, कि उन्होंने कहा था चीन पास्ट है इकनॉमिक वाले से, फ्यूचर अमेरिका है। और इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, चाइना और रूस का एक ब्लॉक बना हुआ है, और यूक्रेन को तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें, और अमेरिकन खुश नहीं नाराज़ हैं बल्कि गुस्से में हैं कि एक बार फिर एक ब्लॉक बन रहा है। वो कोल्ड वॉर के दौर का तो जैसा नहीं है, लेकिन ये इस पस मंज़र में आप नहीं देखते क्या? जी, आपका सवाल बरेलवी साहब बहुत उम्दा है, लेकिन आपने ये भी इससे पहले अपने ओपनिंग में कहा कि अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा जो है वो उनका स्टेटमेंट भी, और वो 3 रोज़ कबल ही वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। और हमारे जो मौक़र ज़राए हैं उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को एतमाद में ले लिया है। रूस के साथ जो एनर्जी की डील है, इससे पहले भी जो डील हुई थी PTI के दौर में, इस मरतबा भी अमेरिका को एतमाद में लिया गया और अमेरिका को ये बताया गया है कि पाकिस्तान को एनर्जी की शदीद ज़रूरत है। और रिपोर्टेडली इंतहाई मौक़र ज़राए के मुताबिक जो है अमेरिका ने कहा है कि आप खामोशी से
इस मामले को कर लें, लेकिन जो दीगर बाकी मामलात हैं जिसमें आपका सिक्योरिटी है, डिफेंस है, बाकी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी यकीनी तौर पे रूस के साथ ऑलरेडी एक कोऑपरेशन और तावन चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अपने अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जो रशिया के साथ हैं, जो बीजिंग के साथ हैं, उनमें एक तवाज़न बरकरार रखे। और अगले महीने बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई तावन तंजीम की, उसमें रूसी वज़ीर आज़म आ रहे हैं। उसमें उस कॉन्फ्रेंस से 3 रोज़ कबल चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनका यानी बायलैटरल दौरा भी हो जाएगा और शंघाई तावन तंजीम में वो शिरकत भी करेंगे। तो इस एतबार से देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका को एतमाद में ले लिया है, अपनी जेन्युइन ज़रूरियात बता दी हैं कि पाकिस्तान को एनर्जी की अशद ज़रूरत है, लिहाजा इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए। यकीनी आपने मतीन एक बड़े आपने मतीन जो ये इंफॉर्मेशन दी वो एक इसलिए मेरे आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी पे कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसमें रूसी वज़ीर आज़म तो आ ही रहे हैं, लेकिन चीनी वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं। इस एतबार से गालिबन वो प्रेशर बढ़ेगा कि ये जो 2 बड़ी ताकतों के नुमाइंदे जब इस्लामाबाद में होंगे, एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है और दूसरे इंडिया को भी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान को जिस तरह वो आइसोलेट करना चाहते थे या उनकी ख्वाहिश है वो नहीं हो रहा, और शायद फिर कहीं मोदी साहब आने के लिए कोई तैयारी ना पकड़ लें। जी, बहुत उम्दा एंगल है और आप भी बरेलवी साहब खारजा और बैनुल-अक़वामी मामलात पे अब माशाल्लाह गहरी दस्तक सकते हैं। लेकिन इसमें क्लियर है कि शंघाई तावन तंजीम के इस इजलास में जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है, इसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे, ये तस्दीक हो चुकी है। अब उस पर वजारती सतह पे वफ्द आएगा, इसलिए कि मोदी साहब चीनी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत को फेस नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे चीनी क़यादत, इसलिए कि लद्दाख में भारतीय फौजियों की पिटाई हो चुकी है चीनी फौजियों के हाथों। और जब से ये सॉरी मतीन, मैं ये मिस कर गया। आप ये कह रहे हैं कि लेकिन इंडिया की हाई लेवल पर अगर मोदी नहीं भी आए, नुमाइंदगी होगी, शिरकत होगी प्रैक्टिकल? जी बिल्कुल, शंघाई तावन तंजीम में इंडिया शिरकत कर रहा है, लेकिन उसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे। ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि उसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आएंगे। ताहम हिंदुस्तान ने अभी इस हवाले से हतमी तौर पे नहीं बताया, लेकिन सफारती ज़रियों ने यह तस्दीक कर दी है कि भारतीय वज़ीर आज़म इस शंघाई तावन तंजीम में नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जो सरबरान हुकूमत हैं वो इसमें यकीनी तो अगर आपसे मैं कंक्लूड कराऊं मतीन के जो रूसी नायब वज़ीर आज़म की अब आमद, तो फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस जिसमें रूसी और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की आमद, इस एतबार से पाकिस्तान आने वाले दिनों में खारजा महाज पर एक बड़ी अहमियत का हामिल होगा और गालिबन ये पैगाम उन मुल्कों को भी जाएगा जो अभी तक हमारे इकनॉमिक फ्रंट पर हमें उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे जिसकी हमें ज़रूरत है। जी मतीन। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा और ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और इससे यकीनी तौर पे इसमें देखिए 2 तो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन इसमें आ रहे हैं, चीन और रूस, और बाकी कुव्वतें आ रही हैं। ये बाकी दुनिया के लिए, जैसे आपने कहा, एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान कैपेबल है इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने का, इतने बड़े इवेंट्स की मौसर अंदाज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, और यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के बारे में जो कोशिशें उसके दुश्मन कर रहे थे, जो साजिशें कर रहे थे कि पाकिस्तान मतीन हैदर साहब, मैंने कहा कि खारजी हवाले से शुक्रिया, अच्छी तरीके से हमें गाइड किया, मैं तो कहूँगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो मुजव्वरा आइनी तरमीम जिसके बारे में चौधरी एतज़म ये कह चुके हैं कि पता नहीं किस अफलातून ने मशवरा दिया था और शायद उसकी वापसी नहीं हो। आज तारड़ साहब ने उसके बारे में बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा ये तो तब ये पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जनाब सुपीरियर कोर्ट होनी चाहिए, और बहरहाल फारूक नाइक साहब चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि जनाब और मुल्कों में भी होता है। तो गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद करता है। मुजव्वरा आइनी तरमीम बिल
जिसके बारे में हमारे चौधरी हसन ने कहा कि पता नहीं किस अफलातून ने हुकूमत को इसका मशवरा दिया था। बज़ाहिर तो ऐसा लगा कि जो इतवार को पूरी कोशिश के बावजूद, सख्त भाग दौड़ के बावजूद, मौलाना के घरों के फिरने के बावजूद शायद वो लिपट गया है। लेकिन आज शाम को पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की जो तकरीब हुई उसमें तारड़ साहब ने एक तो काफ़ी ऐसी बातें बताई जब तक पहुँची थी। सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इसका आइडिया पीपल्स पार्टी ने दिया था और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे फारूक अजनाई ने कहा कि मिस्र और इंडोनेशिया में भी आईनी अदालतें हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने वाज़े किया कि हमें 26 अक्टूबर के बाद अगर इस आईनी तरमीम बिल के बाद कादी फ़ायदी साहब आते हैं तो उनकी एक्सटेंशन होती है, हमें कबूल नहीं, मंसूर शाही होंगे। हमारे साथ मोहतरम जहांगीर जदून साहब हैं, बड़ी गहरी नज़र है, माहिर कानून है। शुक्रिया जहांगीर जदून साहब। जहांगीर साहब, ये जो पहले तो कहा कि ये अचानक इनको हमारे चौधरी साहब आपके लाहौर के कहने लगे ये तो कोई अफलातून ने मशवरा दिया होगा और फिर कुछ पैसे लगा के सिर्फ जजों की उम्र का मामला है, कुछ एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, लेकिन कोई फिर 52 निकात हो गए, खुलता चला गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आया कि कोई शायद गवर्नमेंट आईनी अदालतें लाना चाहती है, फेडरल पता क्या उसका नाम भी दे रहे कुछ करना चाह रही थी। तो ये इसके पीछे क्या मकासद थे? यानी बहरहाल ठीक है, पार्लियामेंट बालादस्त तो है, लेकिन पार्लियामेंट बराह रास्त जुडिशरी को, आइन में जुडिशरी का भी तो एक मकाम है ना जदून साहब? बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। देखें, जो पार्लियामेंट है इसमें कोई शक नहीं है कि वो सॉवरेन है। पार्लियामेंट जो है, मैं तो अलबत्ता इस पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं मानता हूँ, लेकिन आइन के अंदर चले वो लिखा हुआ है सॉवरेन है। तो अब क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जो है अपनी सॉवरेनिटी को या अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में बैडली फेल हो चुके हैं। चलें उस बात को एक तरफ छोड़ते हैं। तो पार्लियामेंट कानून भी बना सकती है, आइन के अंदर तरमीम भी कर सकती है, लेकिन 3 जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें ये आइन ही में बताता है, आइन के अंदर है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं कर सकती जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स पे कदम लग जाए या फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से वो उसको कोई ये समझे कि ये टेक अवे कर रही है किसी भी फंडामेंटल राइट को। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट जो है ना कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं कर सकती जिससे आपकी अदलिया की जो आज़ादी है उस पे कोई कदरन लग जाए या अदलिया की आज़ादी को किसी तरह ये लगे कि वो कंट्रोल करना चाहती है। वो तीसरी बात ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं कर सकती जिससे ये पता चले कि वो जो इस्लामिक प्रोविजन मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1970 उनको किस तरह कदरन लगा रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है और फ्यूचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अभी जो हालिया अमेंडमेंट हुई है इसमें देखें, ये जो अमेंडमेंट थी ये रात के अंधेरे में और रात की तारीकी में बगैर किसी स्टेक होल्डर के मशवरे के इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो एक तरह का जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है इस पे एक बहुत बड़ा आईनी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उससे अल्लाह ने बचा लिया लोगों को, या मौलाना फजल रहमान साहब एक वसीला बन गए कि ये नहीं हो सकी बात। तो वरना तो देखें पूरी उनकी तैयारी थी कि सेंटर को आए आप 12 बजे तक निकाल रहे हैं, किसी वक्त बुलाते हैं। और मुझे तो एक और खदशा था कि हो सकता है कि कोई लोड शेडिंग करा के तो अंधेरे में नंबर पूरे करके कह दें जी के पास नंबर पूरे थे तो पास हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? सुबह उठ के रात की तारीकी में बड़े काम हो जाते हैं। उस दिन रात की तारीकी में इन्होंने बंदों को पकड़ लिया है, नकाब पुरुषों ने कहते हैं जी बंदों को तो बाहर से पकड़ा है। तो इस तरह कुछ भी हो सकता था, लेकिन बचत हो गई, अल्लाह ने बचा लिया है इस पे। लेकिन बचत तो हो गई जदून साहब, लेकिन ये जो एक गालिबन हमें मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, डिस्पाइट हम इंडिया को कुछ भी कहें, या तो बरतानिया समझा जाता है फिर इंडिया, और यहाँ और हमें ये भी बताया गया और आप लोगों जैसे लोगों से सुना और बुजुर्गों से भी कि सुप्रीम कोर्ट ही बालादस्त इदारा होता है। अब ये जो लाना चाह रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड या जिसे आईनी अदालत का नाम दे रहे हैं, उसमें तो गालिबन ये है कि कोई रिटायर्ड जज भी उसका चीफ होगा और वो सुप्रीम कोर्ट से भी बालादस्त होगी। ये तो एक बहुत यूनिक बात होगी और ये बहुत ही जिससे कहते हैं आप वो ख़तरा टला नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं कि टल गया। ये देखिए, जो प्रेजेंट हमारे पास जो मुसवदा लीक हो गया है इसके अंदर जो उन्होंने आर्टिकल अमेंड किए हैं और जो नए डाले हैं, ये तो बिल्कुल किसी सूरत में भी ना ही किसी अपोजिशन पार्टी को ना ही पाकिस्तान के अवाम को एक्सेप्टेबल है।
अगर कोई वो तरमीम लाना चाहते हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, आप जैसे लोग जो हैं मीडिया पे जो नज़र रखते हैं, जो सारी ज़िंदगी एक मतलब एक जद्दोजहद की है आज़ाद मीडिया के लिए, आज़ाद प्रेस के लिए, या जो सिविल सोसाइटी है या वकला है या बार कौंसिल है, बार एसोसिएशन है, आज देखो उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि जी वो आ गए जी, आके जी बता रहे हैं। तो ये काम पहले शुरू कर देना चाहिए था। देखिए तरमीम आप करें, आपके पास अख्तियार है, लेकिन वो तरमीम मैंने आपको पहले बताई है ना कि जो आप अदलिया की आज़ादी पे कदगन न लगाएं। इस तरह ये वाला जो मसवदा था, इस पे तो आपने अदलिया पे बड़ा सख्त किस्म का ऐसा आईनी अटैक किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दिए, और आपका सिर्फ एक ही मकसद था, या तो 26 को मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस न बने, अगर बने तो ये सुप्रीम कोर्ट ना हो, वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए। तो इस तरह से तो आपने एक अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाग रही है, वो सोई हुई नहीं है, तो इस किस्म की किसी तरमीम को अलाउ नहीं करेगी। उस दिन बचत हो गई है, अब लोग भी संभल गए हैं, थोड़ा सा लोग मतलब पहचान गए कि क्या होने जा रहा है, पार्टियां भी थोड़ी अलर्ट हो गई हैं, तो आप जैसे लोग मीडिया वाले भी बड़े अलर्ट हो गए हैं। ठीक है जदून साहब, ये तस्लीम कर लेते हैं, एक हद तक आप मुतमईन हैं कि चले बचत हो गई, रात के अंधेरे में शब खून नहीं मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फारूक अशनाइक जैसे लोग जब कहने लगे, और मिसाल भी किसकी दे रहे हैं, मिस्र और इंडोनेशिया की, कहा कि जमहूरियत का तस्वुर ही नहीं है कि जनाब वहाँ तो आईनी बदौलतें मौजूद हैं। शुक्रिया जागीर जदून साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।